नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छतरपुर में बागेश्वर धाम कैंसर चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है। 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले इस कैंसर अस्पताल में वंचित कैंसर रोगियों को मुफ्त उपचार मिलेगा। अत्याधुनिक मशीनें लगेंगी और विशेषज्ञ डॉक्टर भी यहां पर होंगे। बहुत ही कम दिनों में मुझे दूसरी बार वीरों की इस धरती बुंदेलखंड आने का सौभाग्य मिला है और इस बार तो बालाजी का बुलावा आया है। ये हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का ये केंद्र अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। अभी मैंने यहां श्री बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया है। ये संस्थान 10 एकड़ में बनेगा। पहले चरण में ही इसमें 100 बेड्स की सुविधा तैयार होगी। मैं इस पुनीत कार्य के लिए श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का अभिनंदन करता हूं और बुंदेलखंड के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब उन्होंने समाज और मानवता के हित में एक और संकल्प लिया है। इस कैंसर संस्थान के
निर्माण की ठानी है। यानी अब यहां बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक प्रयागराज महाकुंभ में 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। एक निश्चित कालखंड के दौरान इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जमा होना यह इस सदी के दुर्लभ घटनाओं में से एक है। भारत की इसी परंपरा ने भारत के 4 महत्वपूर्ण स्थानों की उन्होंने बात की। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। इससे आप देखें तो मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर किसी भी आयोजन में आध्यात्मिक हो या किसी भी अन्य टूरिज्म के पर्पज से ही क्यों न हो, उस कार्यक्रम में, उस समारोह में इतनी बड़ी संख्या में एक निश्चित कालखंड के दौरान लोगों का जमा होना और उस आयोजन के प्रति श्रद्धा भाव के साथ एकजुट होना, यह अपने आप में इस सदी की दुर्लभतम घटनाओं में से, और वह भी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार को आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो एक और प्रयागराज की धरती में जब हम कुंभ की बात करते हैं, महाकुंभ या कुंभ का इतिहास हमें इस बात को सोचने के लिए मजबूर करता है कि भारत की ऋषि परंपरा ने भारत के अंदर 4 महत्वपूर्ण स्थानों पर इन आयोजनों को प्राचीन काल से ही आयोजित करने की एक व्यवस्था की है, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, उत्तराखंड के हरिद्वार में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में और महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबकेश्वर में ये 4 पवित्र आयोजन होते हैं। भारत की ऋषि परंपरा इस बात को के बारे में बहुत पहले से ही उनके मन में ये बात जरूर रही होगी कि एक समय ऐसा भी आएगा जब व्यक्ति अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति से कुछ कटा हुआ महसूस करेगा, तो उन स्थितियों में उन्हें जोड़ने का एक माध्यम बनेगा। और उन्होंने इन सभी आयोजनों केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश की ओर से आभार प्रकट करूंगा। आज उन्होंने मन की बात के 119वें एपिसोड में 4 विषयों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक संवाद खड़ा किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत महत्वपूर्ण जन अभियान शुरू किया है। मैं भी उसमें एक सिपाही की तरह काम शुरू करूंगा। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा देश की ओर से। उन्होंने आज 119वां मन की बात की एपिसोड में 3 विषयों पे उल्लेख किया, 4 विषयों पे उल्लेख किया। एक तो देश की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसमें भारत की भूमिका क्या है, स्पेस की टेक्नोलॉजी हो, रॉकेट की हो, एआई की हो, कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भारत की इमर्जिंग कैपेसिटी क्या हो रहा है, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया, अपना अनुभव शेयर किया। वैसे ही देश की नई पीढ़ी में ओबेसिटी ना हो जाए, नागरिकों को ओबेसिटी के ऊपर सजग करने के लिए उन्होंने आज एक नई जन अभियान भी शुरू किया है। उन्होंने आज एक चुनौती दिया है नागरिकों को, सब लोग 10-10 लोगों को समझाएं, खुद तो अपना 10% जो एडिबल ऑयल यूज करते हैं उसको कटौती करे और 10 लोगों को प्रेरित करे।
इसमें देश की स्वास्थ्य ठीक रहेगा, फिट इंडिया होगा, खेल के बारे में उन्होंने उल्लेख किया और जो हमारी अच्छे खिलाड़ी है उन्होंने खुद कैसे ओबेसिटी को परास्त किया है उसके बारे में आज मन की बात में चर्चा हुई। ऐसे ही देश की पर्यावरण से जुड़ी वाइल्ड लाइफ के बारे में, वन्य जंतुओं के बारे में आज चर्चा हुई। उसमें भारत में संभावना क्या है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने चर्चा किया। और अंत में अभी देश में विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाओं में परीक्षा चल रहा है। इस बार की परीक्षा पे चर्चा एक यूनिक तरीके से किया गया। सुंदर नर्सरी में देश की 36 बच्चों को इकट्ठा करके प्रधानमंत्री जी ने अपना अनुभव शेयर किया, बच्चों की हौसला बढ़ाया। ये सारे जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने देश की अंदर एक संवाद खड़ा किया है, एक समाज सुधारक के नाते, एक प्रेरक के नाते, एक मूल चिंतानायक के नाते उन्होंने अपने बड़े बड़े विचारों को बड़े सहज तरीके से नागरिकों तक पहुंचाने की उन्होंने जो एक अभियान शुरू किया है, ये आज देश में एक महा वटवृक्ष बन चुका है, बड़ा इंस्टीट्यूशन हो चुका है। लोग उससे प्रेरित होते हैं, विशेष करके युवा युवती, नई पीढ़ी के लोग उससे ज्यादा प्रेरणा लेते हैं। मैं भी आज माननीय प्रधानमंत्री जी की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आज से मैं खुद जितना तेल कंज्यूम करता हूं अपने खान पान पे, उसमें 10% की कटौती का प्रयास करूंगा, अभ्यास करूंगा और कटौती करके ही रहूंगा। और निश्चित रूप में मैं और मेरे 10 आत्मियों को, 10 मित्रों को प्रेरित करूंगा, मेरे परिवार की बाहर और मेरे बृहद परिवार में लोग उसमें से जुड़े। इस अभियान में मेरे को लगता है आज ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जन अभियान प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उसमें मैं भी एक सिपाही करके काम शुरू करूंगा। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि मन की बात एक बहुत ही अनोखी और बहुत ही आशावादी पहल है जो महिलाओं को प्रोत्साहित करती है। मन की बात एक बहुत ही आशावादी कार्यक्रम है और यही आज मेरे लिए सबसे बड़ी सीख है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आराम में रहकर आप चैंपियन नहीं बन सकते। जी, एक बहुत ही अनोखी और बहुत ही आशावादी और महिलाओं को प्रोत्साहित करने वाली पहल है। मन की बात एक बहुत ही आशावादी कार्यक्रम है और आज जो टेक अवे मेरे लिए सबसे बड़ा वो ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने कंफर्ट में रहकर आप चैंपियन नहीं बन सकते। तो आने वाले महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं इस देश की मातृशक्ति को, और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सोशल मीडिया हैंडल पे कंट्रीब्यूट करना मत भूलिएगा। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जितनी बर्फ हमें चाहिए थी वो इस साल नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद स्कीयर उसका मजा ले रहे हैं। आज से हेली स्कीइंग शुरू हो रही है। अभी 3 दिन और बर्फ की उम्मीद है। उसके बाद स्की फेडरेशन के एक्सपर्ट को भेजा जाएगा। वे स्लॉप का मुआयना करेंगे। अगर उन्हें लगा कि बर्फ उतनी है जिससे खेलो इंडिया विंटर गेम करा सकते हैं तो तुरंत आयोजन करा दिया जाएगा। बहुत से ऐसे स्कीयर्स हैं जो हेली स्कीइंग के अलावा और कोई स्कीइंग करना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसे स्लोप्स मिल जाते हैं जहाँ पे लिफ्ट का कोई इंतज़ाम है नहीं, जहाँ पे उससे पहले स्की किया नहीं गया है, और वो सिर्फ अपने स्की के निशान जो हैं वो बर्फ़ में छोड़ जाते हैं। इस साल हम सब जानते हैं बर्फ़ जितनी हमें चाहिए थी नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद शुक्र है जो है स्कीयर जो हैं उसका मज़ा ले रहे हैं। और आज से हेली स्कीइंग का सिलसिला शुरू होगा। न सिर्फ हेली स्कीइंग, जो स्की ना भी करते हैं वो साइट सीइंग के लिए यहाँ पे आते हैं, उनको साइट सीइंग का एक टूर जो है हेलीकॉप्टर में लग जाता है। अच्छी बात है। और इस बार पूरे साल के लिए हेलीकॉप्टर आया है। वैसे तो सर्दियों में होता था, अब पूरे साल के लिए होगा, तो गर्मियों में लोग भी इस हेलीकॉप्टर का फ़ायदा लेंगे, जिससे मुझे लगता है गुलमर्ग में गंडोला के साथ अब हेली स्कीइंग के लिए भी और हेलीकॉप्टर सफारी के लिए भी ये जाना जाएगा। और अब उम्मीद की जा सकती है कि खेलो इंडिया होगा, क्या उसके लिए कोई अनाउंसमेंट होगा? अभी तो कोई अनाउंसमेंट करने के लिए हम उस पोजीशन में है नहीं। 3 दिन और बर्फ़ की उम्मीद है।
26 के आसपास। उसके बाद जो स्की फेडरेशन के एक्सपर्ट्स हैं उनको दोबारा भेजा जाएगा, वो स्लोप्स का मुआयना करेंगे और अगर उन्हें लगा कि बर्फ़ उतनी है जिससे कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स हम करा सकेंगे, हम फौरी तौर डेट्स अनाउंस करके उनको करेंगे। मैं चाहूँगा कि अगर बर्फ़ ठीक ठाक पड़े इन दिनों में तो मार्च के पहले हफ्ते में हमें कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर गर्मी होगी, फिर इस साल करना मुश्किल होगा। सर गुलमर्ग की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि टूरिज्म के एतबार से अगर हम गंडोला की बात करते हैं, क्योंकि रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा आया था, पिछले साल भी 110 करोड़ की आमदनी हुई है, तो अब लोग चाहते हैं कि अगर उसको और मज़ीद डेवलप किया जाए गंडोला को, या दूसरे पीक जैसे सनशाइन पीक है या दूसरी जगह है, तो उस चीज़ को डेवलप करने का कोई सरकार के पास कोई ऐसा प्रोविज़न है? हम कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स से बात कर रहे हैं जो गुलमर्ग में और स्की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लगाने के लिए तैयार हैं। अब उनसे बातचीत चल रही है, अगर कोई ठीक ठाक प्रपोजल आया जिससे गुलमर्ग को फ़ायदा होगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, वो हम कर लेंगे। उसके बाद उसके साथ साथ जो केबल कार कॉरपोरेशन को करना होगा वो भी उसमें भी कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। सर रमज़ान का महीना भी आने वाला है, उसके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी आपकी? नहीं, पहले तो उसके लिए एक रिव्यू मीटिंग मैं खुद करूँगा ताकि रमज़ान के लिए जो हमें तैयारी करनी होगी, सड़क, पानी, राशन, बिजली, ट्रैफिक, वक्फ बोर्ड, इन सब डिपार्टमेंट्स। दिल्ली हज समिति की अध्यक्ष कौसर जहाँ ने कहा कि आज हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना। आज मन की बात का यह कार्यक्रम जन जन की बात बन चुका है, उन्होंने कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि यह एक अद्भुत कार्यक्रम है। जी हाँ, हमने दिल्ली स्टेट हज कमेटी में आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात को, जो हमारे इस साल हज पर जाने वाले आज़मीन हज है, उनके साथ सुना। और ये कार्यक्रम मन की बात का जो है, अब ये वाकई में जन जन की बात का कार्यक्रम बन चुका है। देश के लोगों के साथ सीधा संवाद जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, मेरे ख्याल से विश्व के किसी और देश के प्रमुख शायद ही करते होंगे। देखिए, देश के लोगों की समस्याओं को रेखांकित करना, देश की प्रतिभा को लोगों के सामने लाना और जिस तरह से जमीन से जुड़े रहते हैं, ये कार्यक्रम वाकई में अद्भुत है। और जैसे कि आज के एपिसोड में आपने देखा, उन्होंने कई इंपॉर्टेंट विषयों के बारे में जिक्र किया, जैसे एआई है, एआई से लोग कैसे जुड़ रहे हैं और उसकी इंपॉर्टेंस, हेल्थ एंड फिटनेस के मतलब मोटापे से जो परेशानियां हो सकती हैं और फिटनेस कितनी जरूरी है हमारे लिए, और महिला दिवस का जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि आज मन की बात के एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी चुनौती पर चर्चा की। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया है कि हम अपने भोजन से 10% तेल के उपयोग को कम करें। मोटापे के कारण भारत विश्व की मधुमेह राजधानी बनने जा रहा है। आज मन की बात एपिसोड में सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ जहां भारत में एक बड़ी चुनौती भारत में स्वास्थ्य को लेकर के कि आने वाली पीढ़ी के बच्चों का बढ़ता हुआ वजन, उसको लेकर के विस्तार से चर्चा की। देश के ऐसे ख्यातनाम खिलाड़ियों के व्यक्तिगत प्रसंग और उनसे प्रेरणा देश ले सके, इस दृष्टिकोण से उनके वक्तव्य व्याख्यान कराए। डॉक्टर देवी शेट्टी जैसे प्रख्यात कार्डिक सर्जन की राय उसमें हम सबके सामने साझा करवाई और देश का आह्वान किया कि हमें अपने भोजन में से 10% खरीद के समय ही अपने खाद्य तेल के उपयोग को कम करना है। ओबेसिटी के, मोटापे के 2 मुख्य कारण एक भोजन में तेल का उपयोग और दूसरा चावल, गेहूं और चीनी का उपयोग। दुर्भाग्य से इस देश में जहां परंपरागत रूप से मोटे अनाज का सेवन किया जाता था, वहां धीरे धीरे गेहूं और चावल का उपभोग अत्यधिक बढ़ने के कारण से भी देश में मोटापा बढ़ा है और मोटापे के कारण से भारत आज विश्व की डायबिटिक कैपिटल बनने की दिशा में जा रही है। ऐसी परिस्थिति में देश का मार्गदर्शन करते हुए, आह्वान करते हुए उन्होंने हम अपने आप को फिट कैसे रखें, फिट इंडिया मूवमेंट की बात की है। गेहूं चावल की निर्भरता को कम करने के लिए देश में मिलेट के उपयोग पर एक बड़ी मुहिम प्रारंभ की है। कैंसर जिसका कारण, एक बहुत बड़ा कारण पेस्टिसाइड्स जो है, रसायनों का रेजिडुअल रहना है, उससे हटाने के लिए
प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, तो देश के ओवरऑल स्वास्थ्य की चिंता करने के साथ साथ में हमारे देश की धरोहर, हमारा जो वन्य जीव है, उनके संरक्षण को लेकर के आने वाले विश्व वन्य जीव दिवस के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने वन्य जीवों के संरक्षण में काम करने वाले लोगों का सम्मान करने और इसे एक जन आंदोलन का स्वरूप देने के दृष्टिकोण से देश का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर आ रहे हैं। आज बिहार में जो भी विकास दिख रहा है, ये सब प्रधानमंत्री के कारण है। उन्होंने कहा कि आगे भी डबल इंजन की सरकार रहेगी, बिहार का विकास होगा। डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री 24 तारीख को भागलपुर आ रहे हैं। हम बेगूसराय के सांसद के नाते यहाँ का मतदाता भी उनसे मिलने जाएगा और स्वाभाविक है, जब डबल इंजन की सरकार है, आज जो भी विकास दिख रहा है बिहार के अंदर में, सड़क, पुल, पुलिया, गंगा नदी, 17 गो पुल, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, ये सब प्रधानमंत्री के कारण है। इसलिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार आगे भी रहेगी। बिहार में बिहार का विकास होगा, यही संदेश। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को राजनीति में होने के लिए पोस्टर लगाया गया है। किस रूप में देखते हैं? राजनीति में होना चाहिए। आपको भी राजनीति में आने का अधिकार है। देश का हर नागरिक को राजनीति में आने का अधिकार है। इसमें कोई आश्चर्य की बात तो किसी को नहीं होनी चाहिए। पप्पू यादव का एक बयान आया। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि बजट में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी वर्ग ने जितनी अपेक्षा की हो, वास्तव में उससे भी अधिक प्राप्त हुआ हो। अगर भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें क्लीन एनर्जी द्वारा अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करना होगा। शहरी विकास को नई ऊंचाई देने के लिए व्यवस्थाएं की गई। वहां से अगर आप देखें तो किसानों के लिए 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स का चयन इस बजट में किया गया है जहां पर की उत्पादन कम होता है, उनको चिन्हित करके 1,70,00,000 किसानों को उसका लाभ देना। दलहन के उत्पादन में यानी उड़द, मसूर जैसी और तूर की दाल में, जिसमें भारत अभी थोड़ा कमतर स्थिति में है, उसमें भारत को पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाना, उसके लिए एक विशेष योजना का प्रावधान करना और किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करना। इस संदर्भ में मैं उल्लेखनीय बात यह भी बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने आने के बाद किसान क्रेडिट कार्ड की पात्रता में जो लोग दुग्ध का व्यवसाय करते हैं और जो मत्स्य पालन का व्यवसाय करते हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया है। उसके उपरांत यदि आप देखें तो एकदम आधुनिक नई टेक्निक के बारे में, जिस तरफ लोगों का कम ध्यान जाता है, हमारी सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा, क्योंकि यदि भारत को विकसित भारत बनना है तो हमें क्लीन एनर्जी के द्वारा अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करना होगा। तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए 100 गीगावाट का प्रोडक्शन 2047 तक और 2033 तक 50 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा की दृष्टि से यदि हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 500 करोड़ रुपए का एक अलग निधि स्थापित की गई है और 3 क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। बजट में यदि आप देखें तो 6 मुख्य बिंदुओं की तरफ मुख्यतः ध्यान आकर्षित किया गया है। उसमें एक अर्बन डेवलपमेंट, पावर और माइनिंग, और इसके अतिरिक्त टैक्सेशन, रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल सेक्टर। इसमें यह भी घोषणा की गई है कि जो भारत का इनकम टैक्स लॉ है उसमें अब आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा। अभी तक जो हमारा आईटी एक्ट है जो 1961 का है, जिसमें लगभग 23 चैप्टर हैं और 298 क्लॉज हैं, वित्त मंत्री जी ने कहा इसको लगभग आधा किया जाएगा, सरल, सहज और बोधगम्य किया जाएगा, ताकि टैक्स से जुड़ी जटिलताओं को समाधान करने में अधिक समय और अवसर प्राप्त हो सके। अब अगर इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी विकास पर जोर डालने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड की व्यवस्था की गई है। यानी भारत के अंदर शहरी विकास को एक नई ऊंचाई देने के लिए एक प्रॉपर व्यवस्था यहां पर की गई है।
टेक्सटाइल सेक्टर्स में अगर आप देखें तो उसमें किस प्रकार से आगे उन्नति हो सकती है, उसके लिए अलग प्रावधान है। और जो कैपिटल आउटले है, कैपिटल आउटले में 15 लाख करोड़ रुपए का। आप नेता गोपाल राय ने कहा है कि आज विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अतिशी मार्लेना दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता होंगी। चुनौतीपूर्ण समय में अतिशी ने मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की जनता की सेवा की है। आप एक स्वस्थ विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएगी। आप पार्टी अब एक स्वस्थ विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने जा रही है। नवनिर्वाचित विधायकों के साथ विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई थी। विधायक दल की मीटिंग के अंदर आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता चयन की प्रक्रिया संपन्न हुई। इस प्रक्रिया के दौरान आम आदमी पार्टी की तरफ से डॉक्टर संदीप पाठक को पार्टी ने ऑब्जर्वर नियुक्त किया था। उनकी उपस्थिति में आज आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता की चयन प्रक्रिया पूरी हुई है। आज की इस बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी जी को आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया है। जो पदेन क्योंकि आम आदमी पार्टी को जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, तो दिल्ली विधानसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका विधायक दल के नेता के रूप में आतिशी जी निर्वहन करेंगी। सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव सभी विधायकों ने पास किया है। इसका प्रस्ताव विधायक दल की बैठक में संजीव झा जी ने रखा था और कुलदीप कुमार जी और जरनैल सिंह जी ने इसको समर्थित किया था। उसके बाद सभी विधायकों की राय ली गई और सभी ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। तो आम आदमी पार्टी या विधायक दल के नेता के रूप में और सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेता के रूप में आतिशी जी, जिन्होंने दिल्ली के अंदर एक चुनौतीपूर्ण समय में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी का निर्वहन किया है और सरकार के मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया। तो सरकार के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किए, जनहित में जो काम किए, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं दिल्ली के लोगों से और जिसके आधार पर दिल्ली के लोगों ने उन्हें बहुमत दिया है, सरकार के संचालन की जिम्मेदारी दी है। अगर वो अपने वादे से मुकरते हैं तो विपक्ष की एक सशक्त और जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका को अदा करते हुए आम आदमी पार्टी अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।